हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑल्दो हम प्रीवियसली मल्टीपल सेशन से मल्टीपल टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं और हम ऑलमोस्ट बहुत नियर हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फिनिश पर। और होपफुली कुछ ही सेशंस के बाद हम iOS डेवलपमेंट पे चले जाएंगे, जहाँ पर हम स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी का इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन इंटरैक्ट लेवल पर क्रिएट कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि वो तमाम वीडियोस जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रोजेक्ट या कोड है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह के लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो इस वक्त REPL.IT जो कि ऑनलाइन ID है स्विफ्ट के लिए, उस पर मैं मौजूद हूँ। अगर आपके पास Xcode मौजूद है तो आप यही प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन उसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या है और हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। So the definition about the encapsulation is defined as the wrapping up of data under a single unit। यानी ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप अपने डेटा को रैप कर रहे होते हैं एक सिंगल यूनिट डेटा के अंदर। द वर्ड इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग अबाउट द इनकैप्सूल इन विच ऑल द इंग्रेडिएंट आर इनक्लोज इनसाइड द बाउंड्री। जिस तरह से कैप्सूल के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट आकर वो क्लोज हो जाते हैं, उनकी बाउंड्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से हम रैप करते हैं अपने डेटा को एक सिंगल यूनिट या क्लास के अंदर। इट इज़ अ मैकेनिज्म that bind together code and the data and it manipulates. Other way to think about encapsulation it is a protective shield that prevent the data from being exceeded by the code outside this shield। यानी दूसरे वे पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसा वे है जिसमें हम अपने डेटा को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टेड वे में, ताकि वो उस अपने बाउंड्री के अंदर रह सके। तो ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन थी कि इनकैप्सुलेशन क्या है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। मजीद बेहतर तरीके से हमें ये बात प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे समझ में आ जाएगी कि इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मेंबर्स को किस तरह से बाउंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाउंड्री में, और उसके बाद हम उसे एक्सेस करने के लिए किस तरह के अप्रोचेस यूज़ करते हैं। लेट्स सी। तो इस वक्त REPL.ID पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने सेट किया हुआ है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ फर्स्ट। और इस क्लास का मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और मैंने उसकी बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ए फॉर एग्जाम्पल इट्स डेटा टाइप इंटीजर एंड सिमिलरली लेट बी इक्वल विच मीन कॉलन data type integer। Then the private member will be called here, and what the reason behind it we will covered in a few minutes after। So the third variable will be result integer। That's it। So these all are the global variables A and B, and here it is another variable which is private which mean restricted inside the boundary of the math class। और अपकमिंग सेशन पे जाएंगे तो हम एक्सेस मॉडिफायर को भी समझेंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन इस सेशन पे अभी तक हम ये समझते हैं कि ये प्राइवेट वो मेंबर है जो इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। लिहाजा अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका इनिट लिखने के बाद हम उन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं जो कि ग्लोबल मौजूद है, जो कि A और B है। तो मैंने A को यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, इसी तरह से हमने B को किया और उसके बाद हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को कॉल कर लेंगे। तो सेल्फ डॉट A इक्वल टू A एंड सेल्फ डॉट B इक्वल टू B। दैट्स इट। कंस्ट्रक्टर से बाहर आएंगे और उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड के लिए मैंने func ऐड लिखा और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई और इसमें उस वेरिएबल को कॉल करता हूँ जो कि हमारे पास प्राइवेट मेंबर के फॉर्म पर मौजूद है, विच मीन रिजल्ट। और इस रिजल्ट के अंदर हमने A और B को ऐड कर दिया। A और B को ऐड करने के बाद इस वक्त फंक्शन ऐड वो फंक्शन है जिसमें सम ऑफ दी टू नंबर्स यानी A और B मौजूद है। लिहाजा इस वेरिएबल रिजल्ट को कॉल करने के लिए मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम सम रिजल्ट। और इस बॉडी के अंदर आने के बाद हमने प्रिंट मेथड के अंदर लिखा दिस सम इज़, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्मॉल ब्रैकेट में हम इनसाइड दी प्रिंट स्टेटमेंट भी अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट को कॉल करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड इट्स गोइंग टू सी हियर। दैट्स इट। जूम आउट और मैं जूम आउट करूँगा
तो इस तरह से हमारी ये क्लास रेडी हो चुकी है जिसके अंदर हम इनकैप्सुलेशन को हैंडल करना देख रहे हैं। और इस वक्त जो इनकैप्सुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन क्लास को जब हम प्राइवेट करते हैं तो इसका मतलब है हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो अपनी क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, विच मीन इनसाइड द क्लास ओनली एक्सेसिबल दिस वेरिएबल। सो हाउ वी कैन टैकल दिस रैपिंग द डेटा जो हमने यहाँ पर किया है, हम इसे किस तरह से आउटसाइड हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए इनकैप्सुलेशन हमें ये बताती है कि आप अपने इस वेरिएबल को किसी पब्लिक वेरिएबल के अंदर सेव करवाते हैं, और हमने यही काम किया कि हम अपने फंक्शन ऐड के अंदर रिजल्ट वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन में उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए मैं अपने क्लास के बाहर आऊँगा, विच मीन आउटसाइड फ्रॉम दिस बॉडी, और उसके बाद हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ज़ूम इट, लेट के नाम से मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और अपने उस क्लास के पैरामीटर्स को यहाँ पर डिफाइन करूँगा जिसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, विच मीन ए एंड बी। सो ए विल बी द वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 3 एंड द बी वैल्यू विल बी 9। दैट्स इट। एंड देन by using the CAL object I'm going to call first add method, and then finally by using same instance I'm going to call last sum result. Here it is. That's it. तो इस तरह से इस फेनोमेना के अंदर मैंने अपने इंस्टेंस को क्रिएट करके ऐड मेथड को कॉल किया। ऐड मेथड रिजल्ट वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा और उसके बाद इस रिजल्ट को हमने सम ऑफ रिजल्ट के ज़रिए से डिस्प्ले करवा दिया। वाज़ेह रहे कि हमने जिस वेरिएबल को एक्सेस किया है वो रिजल्ट है, और रिजल्ट प्राइवेट है, और प्राइवेट क्लास आउटसाइड ऑफ दी क्लास बाउंड्री एक्सेसिबल नहीं होती, लेकिन इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसे एक्सेस कर लिया है। प्रोग्राम रन करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, नॉट इनिशिएट ZED रिजल्ट इंट। ओके, अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली ये वेरिएबल्स रिजल्ट पर हमें इनिशियलाइज पे क्यों एरर दे रहा है। इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझना है, और वो दो कॉन्सेप्ट नॉर्मली इन वेरिएबल्स के साथ इन टर्म ऑफ द ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो उन ऑपरेटर्स को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द स्टेटमेंट डिस्क्राइब अस अबाउट द यूज क्वेश्चन मार्क इफ द वैल्यू कैन बी बिकम nil इन द फ्यूचर। यानी हम क्वेश्चन मार्क को वहाँ पर अपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं जब हमें इस बात पे कंफर्मेशन होती है कि इन फ्यूचर ये वैल्यू nil हो सकती है, यानी एम्प्टी हो सकती है, nil के बराबर हो सकती है। सो दैट यू टेस्ट फॉर दिस, आप उसके लिए इसे टेस्ट कर सकते हैं। वेयर एज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इफ इट इज़ रियली शुडेंट बिकम निल, यानी हम श्योर होते हैं इस बात पे कि वो किसी फ्यूचर बेस पर कभी भी नल नहीं हो सकती, निल वैल्यूज़ की नहीं हो सकती, बट इट नीड टू बी निल इनिशियली। लेकिन इनिशियली उसकी वैल्यू जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं वो उस वक्त निल रहेगी, लेकिन इन फ्यूचर जब भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा वो निल नहीं रह सकती। तो यही वजह है कि अभी हम अपने कोड के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, और इन फ्यूचर भी हम इन दोनों ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा कोड पे वापस चलता हूँ, और इस वक्त आप इनिशियली इन वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि ये निल है, लिहाजा मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके साथ भी इस्तेमाल किया, इसके साथ भी किया, और अपने इस प्राइवेट रिजल्ट को मैंने क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ दिस डेफिनेशन। लेट मी चेक द रिजल्ट देन, एंड हियर इट इज सक्सेसफुली द वैल्यू इज डिस्प्लेड। दिस आर द वार्निंग, जस्ट इग्नोर इट। और आप देख रहे हैं कि 12 वैल्यू हमारी ऑप्शनल के साथ रिजल्ट चेंज हो चुकी है। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, विच मीन रिजल्ट विल बी 5, एंड हियर इट इज़ द रिजल्ट विल बी 5। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या है, किस तरह से प्राइवेट मेंबर को हम आउटसाइड दी बाउंड्री एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई की जाती है इनकैप्सुलेशन को हैंडल करने के लिए, उसे हम गेट सेट या गेटर सेटर मेथड कहते हैं। हाउ एग्जैक्टली इट इज़ पॉसिबल और गेट सेट क्या है, किस तरह से बनाते हैं, अब हम उस चीज़ को देखते हैं। तो लिहाजा इसके लिए मैंने एक और क्लास बनाई और इस क्लास का नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC। ओके, ABC रखने के बाद मैंने एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल बनाया और डेटा टाइप इंटीजर पर मैंने इसमें एक 0 वैल्यू स्टोर कर दी। वाज़ेह रहे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी मैं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर 0 लिखा। उसके बाद मैं गेट सेट परफॉर्म करने के लिए एक पब्लिक वेरिएबल बनाता हूँ Z के नाम से, और इसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर दिया, और उसके बाद मैंने इसकी बाउंड्री ओपन कर दी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल्स बाय यूजिंग द बॉडी एज वेल इन द प्रीवियस सेशन, सो यू कैन easily find from my YouTube channel.
तो इस z की बॉडी पर आने के बाद जो मैंने बॉडी ओपन की है वेरिएबल, ये गेट सेट के लिए की है, तो मैंने लिखा गेट और उसके बाद गेट की बॉडी बनाई और उसके बाद मैंने लिखा सेट और सेट की बॉडी बना दी, नॉट रिजल्ट, इट्स अ सेट। सो गेट के अंदर हम क्या करेंगे, गेट के अंदर हम ये बताएंगे कि एक्चुअली वैल्यू रिटर्न होगी किस फॉर्म पे, किस बेस पर होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न करो उस x वेरिएबल को जो प्राइवेट है आफ्टर मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, तो मैंने 4 लिख दिया। यानी इनिशियली x वेरिएबल इस वक्त प्राइवेट है और वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसे z वेरिएबल पब्लिक के अंदर रिटर्न करवाया हुआ है। अब उसमें वैल्यू सेट कौन सी होगी, वैल्यू वो सेट होगी जो आप इंस्टेंस बनाते वक्त उसमें सेट करोगे। तो लिहाजा इसके लिए हम लिखेंगे वेरिएबल x इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो ये जो न्यू वैल्यू मैंने लिखा है ये रिजर्व वर्ड है हमारे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो ये एक्सेस देगा कि जब आप ABC वाली क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करोगे और जो वैल्यू x की बताओगे वो इसमें सेट होगा और उसके बाद वो इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वाज़ेह है इनिशियली वैल्यू ज़रूर 0 है। अब मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास आता हूँ और उसके बाद मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैंने इस कोड को इसलिए कॉपी पेस्ट किया ताकि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ और इसका नाम रख दिया मैंने 1। इंस्टेंस कुछ भी नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया और ABC क्लास का नाम था। और अब मैं यूज़ करूँगा अपने इस इंस्टेंस से वेरिएबल z को। ठीक है, z को क्यों एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि गेट सेट वेरिएबल इस z के ज़रिए से हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने z की वैल्यू बता दी 6, ओके, और उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा cal1.z, क्योंकि जिसमें z की वैल्यू मैंने सेट करवाई है तो वो इस वैल्यू में सेट हुई और सेट होने के बाद इस फॉर्म पर रिटर्न होगी। तो यही वजह है कि मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट मी चेक, आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी सक्सेसफुली चल गई और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो 6 4 ज़ 24 एंड हियर इट इज़ द रिजल्ट। सिमिलरली आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू बाय 2 एंड print it and here it is 2 4 8। ओके, तो होपफुली ये दोनों एग्जांपल्स आपको बात समझ में आ गई होगी कि इनकैप्सुलेशन क्या है, स्विफ्ट के अंदर इनकैप्सुलेशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। फाइनली मैं स्टैटिक कीवर्ड्स को यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि स्टैटिक कीवर्ड क्या है और इसका ताल्लुक डायरेक्टली स्विफ्ट से या फिर इनकैप्सुलेशन से नहीं है, लेकिन स्टैटिक की डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जिसका हम इंस्टेंस बनाए बगैर यानी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्टली किस तरह से कॉल कर पाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाना है। और ये नॉर्मली इनकैप्सुलेशन में या नॉन इनकैप्सुलेटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर या क्लासेस के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, या आप क्लास चाहें तो क्लास भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ DEF और उसके बाद उसकी मैंने बॉडी बनाई। तो जो DEF के नाम से मैंने क्लास बनाई है, मैं डायरेक्टली चाहूँ तो एक स्टैटिक जिस तरह से मैंने पब्लिक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसी तरह से मैं प्राइवेट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसी तरह से चाहूँ तो मैं किसी वेरिएबल को स्टैटिक भी कर सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए कुछ अप्रोच मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टैटिक FS के नाम से और उसमें मैंने लिखा हाई एवरीवन फ्रॉम फहद हुसैन। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी यहाँ पर बनाया हुआ है जिसका नाम नेम है और उसके बाद एज की कुछ वैल्यूज़ लिख दी और उसके बाद मैं क्लास के बाहर आकर मैं लिखता हूँ प्रिंट और उसके बाद लिखता हूँ DEF.FS। तो FS वो वेरिएबल है जो DEF के अंदर मौजूद है। वाज़ेह है मैंने DEF का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। प्रोग्राम रन करते हैं एंड हियर इट इज़ रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमारे FS के अंदर जो वेरिएबल में वेरिएबल्स पे वैल्यू मौजूद थी वो डायरेक्टली रन होने के बाद यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँ यानी प्रिंट DEF.name, तो इट्स विल नॉट कॉल और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेंस मेंबर नेम कैन नॉट बी यूज्ड टाइप DEF, वो टाइप DEF को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक मैं उसका इंस्टेंस ना बनाऊँ, उससे कॉल ना करूँ। तो होपफुली ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है जिसमें हमने इनकैप्सुलेशन को थ्योरेटिकली जाना और उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स करी मैथ क्लास को यूज़ करते हुए और गेट सेट मेथड को यूज़ करते हुए कि एक प्राइवेट मेंबर को जो कि रैप हुआ हुआ होता है उसे हम आउटसाइड बाउंड्री किस तरह से एक्सेस करते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ हमने स्टैटिक कीवर्ड का भी कॉन्सेप्ट देखा। होपफुली बात क्लियर होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम कोड मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, फ्रीली डाउनलोड करके आप अपनी मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।